अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी टैक्स एमनेस्टी स्कीम डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम 2018 जो कि 9 अप्रैल को जिसका 30 जून तक इसे जारी रहना था। इस स्कीम में हर तरफ से इसके लिए कहा यह गया, इसके लिए मुतालबा किया गया तमाम प्रोफेशनल्स की तरफ से और बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से कि इसमें एक्सटेंशन दी जाए। पहली बार कोई ऐसी टैक्स एमनेस्टी स्कीम जिसमें खुद जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि इसमें जो है इसमें तोसी की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमने ये देखा कि बाकायदा एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए, क्योंकि ये इस स्कीम का इजरा भी एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ही हुआ था, एफबीआर चाहते हुए भी इसे जो है एक्सटेंड नहीं कर सकता था, तो बाकायदा एक सदारती ऑर्डिनेंस आया और उसके तहत इसमें तरमीम की गई। अब ये तरमीम जो है इसमें जो एक्सटेंशन की गई और तरमीम भी की गई, तो सबसे पहले वसत जो दी गई, इसमें तोसी जो की गई वो 31 जुलाई तक ये चली गई, 1 महीने का एक्सटेंशन है। और इसके साथ साथ कुछ इसमें रिवाइज जो है वो भी किया गया, कुछ तरमीम भी की गई है। वो क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे, फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सुहेल सरफराज जो कि कॉरेस्पोंडेंट है बिजनेस रिकॉर्डर के, इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुहेल सरफराज, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत जो तरमीम है तौसी के साथ साथ वो तरमीम क्या है दरअसल? जी इमरान साहब, ये सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो स्कीम में से कई और उसमें से लेकुना थे जो कि खत्म किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो भी टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन दी है उनको इस बात की इजाजत दे दी गई है कि वो उसके अंदर जो है वो अपना रिवाइज रिटर्न जमा करा सकते हैं, जिसके अंदर अगर कोई आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है, कोई एरर हुआ है, कोई ओमिशन हुआ है, इवन अगर रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें ये नहीं कर सकते कि जो एसेट की वैल्यू ओरिजिनल डिक्लेरेशन में दी गई थी उस वैल्यू को डिक्लेरेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई मिस कैलकुलेशन हो गई है डिक्लेरेशन ओरिजिनल डिक्लेरेशन देने में, उस ओरिजिनल डिक्लेरेशन को रिवाइज जो है अब किया जा सकता है जो कि ओरिजिनल स्कीम का हिस्सा नहीं था। अच्छा, इसी तरह जो है वो इस सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो इसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम आ रहा था स्कीम में, बल्कि एक वो भी उसको भी रिमूव किया गया है। कई ऐसे टैक्स पेयर्स थे जिन्होंने जो है इसमें डिक्लेरेशंस दी 2017-18 जो करंट फिस्कल ईयर है उसके एसेट्स और इनकम को जो है डिक्लेयर किया गया। अच्छा, इस स्कीम में यानी जुलाई 2017 से 2018 का जो आपका टैक्स ईयर है उसके जो इनकम और वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह है वो इस स्कीम के तहत इससे फायदा उठाने की कोशिश की गई, यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। इसमें 2017-18 से जो अप्रैल 9 तक का जो पीरियड है उसमें जो है वो कई ऐसे डिक्लेरेशंस आ गए थे, क्योंकि ओरिजिनल जो आपकी जो स्कीम थी, जो एक्ट थे, उसके अंदर जो है वो कहीं ये मेंशन नहीं है कि 2017-18 के डिक्लेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। इसी वजह से जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स एक्सपर्ट्स के थ्रू ऐसे डिक्लेरेंट्स आते रहे, लेकिन बाद में एफबीआर ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये चीज क्लैरिफाई कर दी कि 2017-18 के डिक्लेरेंट्स जो है वो कबूल नहीं होंगे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बन गया कि कानून के अंदर तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहे, जबकि एफबीआर अपनी क्लैरिफिकेशन जो कि क्वेश्चंस की फॉर्म में है, आंसर्स में, उसमें कह रहा है। तो अब जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू एफबीआर ने उसके अंदर एक शिक डाल दी और बड़ा क्लियरली उस प्रोविजन में लिख दिया है कि 2017-18 के जो है वो इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं होंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पिक्चर क्लियर कर रहे थे सरफराज जो कि कॉरेस्पोंडेंट है बिजनेस रिकॉर्डर के। नाज़रीन, कराची स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर मेमन साहब ने, माहिर टैक्स अमूर है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन साहब। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, हर तरफ से इस स्कीम के बारे में, पाकिस्तान की टैक्स एमनेस्टी स्कीम बहुत सारी इससे पहले भी आई, बट ये वाहिद स्कीम है जिसमें जो डिक्लेरेंट्स हैं उनकी तरफ से कहा गया कि इसको एक्सटेंशन दी जाए। जो तरमीम इस वक्त आई तोसी के साथ साथ 1 महीने के एक्सटेंशन के साथ साथ कि अगर कुछ ओमिशन हो गई हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ टाइपो एरर्स हैं, तो उसको भी रिवाइज जो है इसमें किया जा सकेगा। तो इसमें लेकिन शर्त यह है कि जो एसेट की वैल्यू आपने डिक्लेयर की है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। तो ये क्या बड़े पैमाने पर गलतियाँ इसमें आ रही थी, कुछ कन्फ्यूजन था? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ मुझे बुलाया
और पाकिस्तान टैक्स बार के रिप्रेजेंट करते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्चुअली इस स्कीम में ऑल्दो ये 10 अप्रैल को आ गई थी, लेकिन ये कि उस 10 अप्रैल में आने के बावजूद में जो इस पर काम शुरू हुआ वो लास्ट 7 वर्किंग डे में आई वुड से कि लास्ट 7 वर्किंग डेज में ज़्यादा काम हुआ है। तो उस दरमियान जो 7 वर्किंग डेज में जो ज़्यादा काम मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इसको कोई इसमें जो है वो कदगन नहीं लगाया जाएगा, चलने दे स्कीम को, यही वाली बात। तो इसमें फिर ये हुआ कि जो इन 7 दिनों में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो निकल के आए और इन इश्यूज़ को जब डिस्कस करने लगे तो FBR ने और स्टेट बैंक ने बहुत ही फ्रीक्वेंटली FAQs इशू करना शुरू किए। और हम जब वहाँ पर गए थे इस्लामाबाद में भी, तो जब फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से और जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जब डिस्कशन हुई इस बात पे, तो उनको हमने इस बात का खदशा बताया था कि जी बहुत सारे लोगों के जो हैं वो रिमिटेंसेस ऑल्दो वो 30 जून तक जो डिक्लेयर अपने रिमिटेंसेस या स्विफ्ट कॉपीज मंगा लेंगे, लेकिन इसकी बहुत कभी उम्मीद है कि वो आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हो। तो इस तरह इन चीजें थी, उन सब FAQs को कोशिश की गई है जो इम्पोर्टेंट नेचर्स के थे, उस FAQs को उन्होंने इस जो रिवीजन जो अब सदारती हुक्म आया उसके तहत उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। सिवाय एक जो बहुत ही मुश्किल जिसमें आ रही थी लोगों को, वो ये हो रहा था कि चूंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से कुछ गलतियां भी रह गई थी, कुछ लोग जो है उन्होंने एक कॉलम की बजाय दूसरे कॉलम में डाल दिया था, तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि जी इसकी रिवीजन अलाउ की जाए, तो वो रिवीजन भी उसकी अलाउ कर दी गई है। तो इसमें कुछ एसेट ऐसा नहीं होगा कि एसेट वैल्यूएशन जो ना वो पहले किसी प्रॉपर्टी की 1 करोड़ 10 लाख थी, अब आप बताने के ना वो 1 करोड़ 40 लाख की, ये नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, मैं ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है कि आप उस एसेट की वैल्यू जो आपने डिक्लेयर की उससे नीचे नहीं कर सकते, मतलब उसको आप जरूर आपका डिक्लेरेशन असल गेम तो वहीं घूमता है। अच्छा, असल जो आपका है कि जो डिक्लेरेशन आपने की है वो डाउनवर्ड नहीं जा सकती, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारी मुश्किलात ये आती हैं कि आपने टैक्स की पेमेंट कर दी है, उस टैक्स की पेमेंट को फिर कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। अच्छा, और दूसरा जो कंफ्यूजन इस वक्त बता रहे थे कि 2018 के जो आपके टैक्स ईयर के जो रिटर्न्स हैं वो भी इसमें शायद टैक्स प्रोफेशनल्स जो है वो शामिल कर रहे थे और अंडर दिस स्कीम वो बेनिफिट मिल सकता था कानूनी तौर पे। नहीं, इसमें देखें, इसमें पोजीशन ये थी कि अगर हम उस एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ें, पहले मैं ये बता दूं कि सदर साहब ने जब ऑर्डिनेंस इशू किए थे उसके बाद पार्लियामेंट ने उसको एक्ट की शक्ल भी दे दी थी। अब वो एक्ट की शक्ल में आ गया है और चूंकि दोबारा पार्लियामेंट नहीं है तो इसको ऑर्डिनेंस से अमेंड कर दिया गया। एक्चुअली जब ये इसकी अगर हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो FBR का व्यू ये है कि इसके प्रीएम्बल में ये लिखा है कि ऐसे एसेट जो अनडिक्लेयर्ड हो गए या अंडर डिक्लेयर्ड हो गए उसके लिए एमनेस्टी दाखिल की जा सकती है, चूंकि अनडिक्लेयर्ड और अंडर डिक्लेयर ऐसे हैं जो 2017 तक दाखिल हुए हैं। लेकिन जब FBR को मैंने ये पर्सनली मैंने पॉइंट आउट किया कि देखें, अगर आपने फ़र्ज़ कर लें आपके जहन में ये है कि 30 जून जो है वो इसके 30 जून के अंदर जो है वो आपने अगर 9 अप्रैल में नहीं डालना था, तो जिन लोगों को अपने बैंक अकाउंट 9 अप्रैल में दाखिल करने थे उन्होंने तो 1 जुलाई से लेके और 9 अप्रैल तक की इनकम को इसमें ऑलरेडी आपको टैक्स के लिए ऑफर कर दिया। तो इस पे मेंबर पॉलिसी जो थे उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई होगी तो हम ये जो हमने जो भी एमनेस्टी में पैसे लिए उसका हमको कितना ये सर्व कर सकती है हमारी इकोनॉमी को, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक में। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी टैक्स एमनेस्टी स्कीम। न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन एसेट्स भी इससे क्लियर हो सकेंगे और कितना इस डिक्लेरेशन से पाकिस्तान की इकोनॉमी कितना इसको ये सर्व करेगा। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम किस तरह से जाएंगे। अशफाक तोला माहिर टैक्स उमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। ये जानना चाहेंगे कि 1 महीने की एक्सटेंशन मिल गई। जब 30 जून तक की बात की जा रही थी तो FBR उस वक्त बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी, $4 अरब तक की बात कह रहा था कि किटी में आ जाएंगे और 25 से 30 अरब डॉलर तक की जो एक्सटेंशन के बाद एक रफली फिगर कोई आ रहा है तोला साहब आपके जहन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, मेरा ख्याल है बड़े माजरत के साथ मैं कहूँगा इतनी अच्छी स्कीम का उन्होंने सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी अच्छी स्कीम का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया। अशफाक तोला साहब कह रहे, क्यों कह रहे? मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि देखिए एक तो बात ये होती है, इस किस्म की जब स्कीम आती है ना, तो ये तो हम उसको तशबीह देते हैं फतेह मक्का के पुराने गुनाह माफ। इन्होंने एक स्कीम निकाली जिसकी ओनरशिप एक रिजीम की थी जिसका नाम था PMLN, ठीक है। उन्होंने वो स्कीम दी 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल से इसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आती रही। पहले कहा गया जी ये ऑर्डिनेंस है, फिर जब ये एक्ट बन गया तो कहा जी ये एक्ट बन गया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हमने ये कोई रिव्यू नहीं करना, आप लेजिस्लेशन लेके आगे चलें। ठीक है। इसके बाद उसकी तशहीर शुरू हुई। अब उस तशहीर के होते होते बीच में हुकूमत चेंज हो गई। अब ये केयर टेकर आई हैं, इनका बेचारों का इनका ना तो कोई कसूर है ना उनका कोई लेना देना है, उनकी ओनरशिप इस स्कीम की नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये हुई है कि आपको जिस किस्म की तशहीर करनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ बिहार के अपने वजूहात हैं और वो इस मामले में बिल्कुल सही समझ रहे होंगे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लियरिटी ना आ जाए तो दे डोंट वांट टू अस्यूम एनी रिस्क। मगर इस सारे ये मारूजात और मफरूजात के बीच में ना जो सबसे ज्यादा फंसी है वो ये स्कीम फंसी, और इस स्कीम को फंसने में फिर इसके बाद स्कीम जब चल पड़ी और जब इसमें बिल्कुल आपने देखा होगा पीक पे ये चीजें चल रही थी, तो मैं समझता हूँ कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन आई कि जो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि ये जो ना बेवक्त की रागनी वाली बात हो गई, और मेरा ख्याल है उस स्कीम नुकसान पहुंचाया, मेरा ख्याल है किसी और ने नहीं पहुंचाया। सबसे पहला जो इसमें मसला था, पेमेंट का मसला था फॉरेन एसेट्स का। हाँ। हमने इनको ये कहा था, और ये सेकंड डे ऑफ ईद को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हमसे कराची में मिली, मैं मसूद नकवी और आबिद शाबान साहब थे। दिस वाज प्रॉब्ली हर फर्स्ट मीटिंग इन कराची अबाउट दिस एमनेस्टी। हमने इनको काफी डिटेल में चीजें बताई कि यहाँ फ्लॉज हैं, तो उन्होंने ग्रेशियसली सो शी सेड कि आई एम कन्वीनिंग द मीटिंग ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेशन कमेटी ऑन डे आफ्टर टुमारो, यानी कि इट वाज मंडे ट्यूसडे, और आप लोग आ जाएं। उसमें भी हमने इनको ये मारूजात अपने दिए थे कि जनाब आप ये देख लें कि आप जिस किस्म की कंपेयर FAQs मेरे ऑफिस ने इशू किए थे तोला एसोसिएट्स के बैनर में, आप बिल्कुल ले लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी रीवर्डेड इन फ्रंट ऑफ मेंबर लीगल, सॉरी नॉट मेंबर लीगल, मेंबर पॉलिसी, SA2 चेयरमैन, चीफ ऑपरेशन, मैं था, मसूद नकवी साहब, आबिद शाबान साहब, पूरी ABR की टीम बैठी। उन क्वेश्चंस को हमने रिवाइज किया और एक मरतबा हमने इसको लॉक कर दिया कि जी ये फाइनल है। इसके बाद हर दूसरे दिन एक नया एक्सप्लेनेशन आना, और स्पेशली आप उस किस्म की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो लीगली टेनेबल नहीं है। उसके बाद मैं समझता हूँ ये आपने इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसको आपने चौक यतीम खाना जिसको लाहौर में कहते हैं ना, उधर आपने ला के उसको खड़ा कर दिया। अच्छा, अब अगर आप वो करते ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं था, मगर आप जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, अगर हमने ओरिजिनल ड्राफ्ट में या मेरे अगर जो FAQs मशवरा तो कर लें, बगैर मशवरे के आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं जी, आप FBR हैं, आपका हक है, आप कर सकते हैं। मगर जो आपने तब्दीलियां की वो फंडामेंटल, लीगली फंडामेंटली टेनेबल थी नहीं। वो नंबर 1 आपको मैं बताता हूं, आप देखेंगे इनका क्वेश्चन 51 या 52 था। आई वाज होल्डिंग अ सेमिनार इन दुबई, और हम प्रोपगेट कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री को, वहां ये एक्सप्लेनेशन आ जाती है और मुझे पढ़ के लोग सुनाते हैं कि साहब आप तो हमें ये कह रहे हैं कि जी के ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बिकॉज के जो UAE प्रॉपर्टी होगी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लीगली टेनेबल एक डेफिनेशन है, ब्लैक्स लॉ में देख लें, लेक्सिकॉन में देख लें, हर जगह आपको मिल जाएगा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, हमें पता है, हमने इसको कि ये डिक्लेरेशन होगी, वो डिक्लेरेशन होगी जो आप डिक्लेयर करें, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम नहीं होनी चाहिए। अब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू, लॉ के थ्रू नहीं, एक्सप्लेनेशन के थ्रू एक अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं। एंड रिजल्ट क्या रहा? FBR ने क्या किया? फिर उन्होंने अपनी डेफिनेशन थोप दी। हमने जब उनको कहा कि जी आपने गलत किया, तो उन्होंने जी हमने ठीक किया। दूसरी एक और क्वेश्चन नंबर 66 उन्होंने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 66 ऐसा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जी एक रेसिडेंट पर्सन की अनडिस्क्लोज इनकम है, वो अनडिस्क्लोज इनकम आपकी रेसिडेंट सोर्स की भी होगी और नॉन रेसिडेंट या फॉरेन जुरिस्डिक्शन की भी होगी। अच्छा, आपकी एमनेस्टी स्कीम जो दोनों डिजाइन थी, ऑनर्ड हूं कि इसको हमने सही तरीके से डिजाइन किया था, मशवरे भी लिए गए, जो हुकूमतों ने चेंज किए उनका हक था, मगर हमने इसकी जुरिस्डिक्शन बेस की थी कि ये कैटेगरी है ज्योग्राफी की, एक फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन है
और दूसरी लोकल थी। जब लोकल थी उसमें आपने अनडिस्क्लोज इनकम का एक कॉन्सेप्ट रखा था, फॉरेन में सिर्फ एसेट डिक्लेरेशन थी। तो प्रिज्यूमेबली उन्होंने जो पैसा अर्न किया था 9 अप्रैल तक और वो उसकी एसेट क्रिएट हो गई बैंक अकाउंट में, उसका इनको हिसाब नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने एक गूप अप करके क्वेश्चन 66 में दोबारा ये कर दिया। अब मैं नहीं समझता कि इस किस्म के हालात में, और फिर एक और हमने मरूजात में हमारी थी कि देखिए आपका FATF का बिल्कुल आपके ऊपर एक हैंगिंग शॉट थी और हमने इनको ये कहा था कि एक्सचेंज कंपनी के थ्रू नो योर कस्टमर होता है, ये आपकी ऑफिशियल रजिस्टर्ड एक्सचेंज कंपनियां हैं जो स्टेट बैंक में लाइसेंस दिए हैं, ठीक है, उनके थ्रू अगर फील्ड 72 में मेरा नाम और मेरा CNIC नंबर आता है तो दे आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ KYC। तो जब तक आपने वो KYC पूरा नहीं करना तो अलग बात थी। अब अगर KYC पूरा करते हैं तो आप रेमिटेंस अलाउ कर देते। मैं आपको हजारों, कादर मेमन साहब बैठे हुए आपके साथ, हजारों में आपको ऐसे डिक्लेरेशन बता सकता हूं जो लोगों ने नहीं किए बिकॉज ऑफ द पेमेंट फैसिलिटेशन हमारे पास नहीं थी। वो उनके अपने अकाउंटों का मसला था, रिश्तेदारों के अकाउंट नहीं थे, उन्होंने प्रॉपर्टियां ली। आपको पता है यहाँ से प्रॉपर्टियां कैसे गई थी, यहाँ पर ये आते थे जो फॉरेन जो प्रॉपर्टी बिल्डर्स थे, डेवलपर्स, वो आते थे यहाँ बड़े बड़े होटलों में सेमिनार करते थे, बराबर में हवाले वाले बैठे होते थे और ये पेमेंटें जाती थी आज से 8-10 साल पहले। इसके बाद आपके पास कोई गुंजाइश नहीं थी, उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था वहां पर, वो 10,000 से 12,000 और डिक्लेरेशन आपके पास आ जाते, आपको टैक्स आ जाता। अब आपने क्या किया, 1 महीने तक आपने बढ़ा दिए ये। मैं समझता हूं ये 1 महीने में अब रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप कादर मेमन साहब बैठे हुए हैं, जितने भी टैक्स के आपके गुरुज बैठे हुए, मैं तो स्टूडेंट हूं, उनको आप पूछिए कि 1 महीने का टाइम मिल गया तो वो लोग तो बिल्कुल जिनको भरना होगा वो ही बोलेंगे आखिरी दिन भरेंगे। 25 को आपका इलेक्शन है, फिर देखा जाएगा 31 को कौन सी पार्टी आ रही है। क्या वो पार्टी तो नहीं आ रही जिसने कहा था कि मैं खोल दूंगी है, फिर एक आपको डेंट पड़ेगा। तो मेरी हम्बल सबमिशन थी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त कहा जा रहा है कि गल्फ स्टेट के जो अकामा होल्डर और जो वहां के फॉरेन पासपोर्ट रखने वाले हैं, बजाहिर वो रिलेक्टेंट है इस स्कीम से फायदा उठाने में, क्योंकि वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि कोई बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटीज के साथ डेटा शेयर। इससे पहले बात हुई OECD के हवाले से कि सितंबर में FBR जो है उनके पास भी एक प्लेटफॉर्म आ गया और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या अभी भी ये लोगों के जहन में है अदर देन दिस एमनेस्टी स्कीम जो इससे पहले चीजें होने जा रही थी? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये बड़ी क्लियर बात हुई थी, ये हमने बहुत ही क्लियर किया कि लेवल 1 लेवल 2 अलग बात है। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप इसको देखेंगे तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इनको मेरा ख्याल है सही एडवाइजर नहीं मिले थे। वो मैं हमेशा मस्ती में कहता हूँ कि आप मर्सिडीज लेके सत्तार मिस्त्री के पास चले गए थे, आपको प्रॉपरली इसको मैनेज करना चाहिए था। मैं ये समझता हूं कि अगर आप ये मेरा ख्याल है गलत है। अब भी 1 महीने का टाइम है, उनको डिक्लेयर कर देने चाहिए और उनको मेरा ख्याल है इसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि बाद में ये नुकसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला। अपने रिजर्वेशन से इस 1 महीने की जो एक्सटेंशन हुई और इसके बाद जो तरामीम की गई, स्पेशली FBR के हवाले नहीं रखा गया या जो उनकी जो मारूजात थे जो कि पेश की पर जो है कुछ तब्दीलियां की गई, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या ये सूरत इख्तियार करेगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। जी, टैक्स एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये जो इश्यूज इस वक्त सामने आए? देखिए, अशफाक साहब ने बहुत सारी इश्यूज़ पे बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू इनका है और आई थिंक जो कि बिल्कुल नज़रसानी होना भी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने बात की कि जी आप जितने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी तादाद हज़ारों में और आई वुड से इन अ वेरी लार्ज नंबर, जिनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ तो हैं फॉरेन कंट्रीज़ में बट उनके पास अपने बैंक अकाउंट्स नहीं है। मैं समझता हूं कि उनके लिए ये एक्सचेंज कंपनी का रास्ता हो चाहे कोई और रास्ता हो, हमें ज़रूर उनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ये देंगे लेकिन जो टैक्स पेमेंट होगी वो यहाँ पे इन डॉलर टर्म जो है वो जमा की जाएगी। तो एक अच्छा सोर्स था, क्योंकि जाहिर है कि ये बिल्कुल कहना बजाहिर लगता है कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो आप ही की गवर्नमेंट की हैं, आप ही के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लाइसेंस होल्डर हैं और बड़ा पैसा आ सकता था, बड़े डॉलर्स आ सकते थे। जी, आई थिंक ये बिल्कुल आई थिंक इसमें हमें इस पर इमीडिएटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो लगी ये हुई है कि आप जो हैं आप अपने कोई भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर जिसमें भाई बहन फादर मदर इनके थ्रू आप ज़रूर मंगा सकते हैं। या अगर आप जिस कंपनी में वहाँ भी अशफाक साहब
कि जी उसको बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये फरमाई फॉरेन जुरिस्डिक्शन वाली, अगेन यस आपकी जो इस वक्त जो ये स्कीम है वो है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। तो जो भी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में कंपनियां हैं वो तो वहाँ पर उन रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में अपना टैक्स पे कर रही हैं, और मैं नहीं समझता कि अगर किसी के लिख देने से भी ये कोई उसको टैक्स हो जाना है। ये कानूनी तौर पे उन जुरिस्डिक्शन पे जहाँ पे टैक्स वो दे रही हैं या नहीं दे रही, वो उन जुरिस्डिक्शन में उनको टैक्स देना है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ का शेयर होल्डर है, अगर उसको कोई डिविडेंड इनकम मिलती है तो वो उसको यहाँ पे टैक्स करे। तो मैं समझता हूँ कि ये मामले देखें, एक्चुअली इमरान साहब ये जो है ना इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि ये हमारा बड़ा लार्ज नेशनल कॉज है, और नेशनल कॉज में मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉज बहुत सारी वजूहात से है। एक तो वजूहात ये है कि जी हमारे पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ही शदीद कमी है, हमें इसकी ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ ये। दूसरी बात ये कि हमें अगर अपनी इकोनॉमी को किसी स्टेज पे भी सीधा लाना है तो ये सारी चीज़ें वन टाइम जो है ना ये सबको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ चाहे इसको हमें 2-3 महीने चलाना पड़े, और हमें एक एक बंदे को चुन के कहना चाहिए कि भाई आओ तुम अपनी चीज़ें सही कर लो, क्योंकि दुनिया में अच्छा साथ जरा कुछ प्रोविजनल फिगर्स भी आ गए हैं एफबीआर के, उनके टैक्स कलेक्शन के, क्योंकि इस वक्त तो ज़ाहिर है कि केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है इसी स्कीम पे, और बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एफबीआर का भी टोटल फोकस जो है इसी एमनेस्टी स्कीम पे है। तो जो प्रोविजनली कलेक्शन आया एफबीआर का फिस्कल ईयर 2017-18 के लिए टारगेट था रिवाइज 3,800 अरब रुपए जो हैं वो जमा हुए हैं। माली साल 2017-18 में 135 अरब रुपए का अभी भी शॉर्टफॉल है। बहरहाल अब जी अच्छा इस पे मैं थोड़ी सी वो कर दूं कि मैं समझता हूं कि इन जो ईद के दिनों में भी और ईद के बाद के दिनों में भी मैं समझता हूं कि ये पहली दफ़ा ऐसा हिस्ट्री की पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने या गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ने या एफबीआर की टीम ने इतना कीन इंटरेस्ट उसमें लिया है। और मैं समझता हूं कि ईद के तीसरे दिन भी जो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम थी वो यहाँ पे थी, उन्होंने उन जो इसको रखते हैं इस वक्त साबिक मुशीर खजाना अशफाक हसन खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी हुकूमत, पूरी के पूरा एफबीआर के लोग सब इस वक्त मुनहमिक हैं, और जो डेक्लेरेंट्स हैं वो इस वक्त चाह रहे हैं कि इसमें एक्सटेंशन हो, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है गालिबन। नहीं, मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूँ, पहले चीज ये मैं अपना क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल मुखालिफ हूँ टैक्स एमनेस्टी स्कीम का, बिल्कुल हमेशा से मुखालिफ रहा हूँ। इस मरतबा फर्क ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट पीछे खड़ी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट पीछे खड़ी है, जिसकी वजह से इस लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिला कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट भी है। तो जब लोगों ने फिर बढ़ चढ़कर जो है इस पे वो लेना शुरू किया, तो एफबीआर को हमेशा ये सोचना होगा कि वहां पर उनके साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट है, अवाम टैक्स पेयर के साथ और एफबीआर के लोगों के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ये ट्रस्ट डेफिसिट मिनिमाइज हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, तो ये हमें एक्नॉलेज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का रोल। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट पीछे ना होती तो इसका वही जो पिछले 4 स्कीम का हशर हुआ है, इसका भी वही होता। तो अब यह है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जा रहा है। इसलिए मैं भी हमेशा से कह रहा था कि देखें, जब ये लागू हुआ तो फिर बीच में एक रमजान का महीना आ गया था, तो रमजान में चीजें जरा सुस्त हो जाती हैं। फिर ईद की छुट्टी आई तो वो लंबा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में यह है कि छुट्टी तो सरकार की तरफ से 3 से 4 दिन की होती है, फिर वो लोग आते हैं पूरे अपने, तो वो बहुत ढीला रहा। बहुत जबरदस्त बात इस वक्त डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब आपने कही कि जो टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान जो है सुप्रीम कोर्ट चूंकि इस स्कीम के पीछे, लिहाजा वो ट्रस्ट यहां पे गेन हुआ, और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी चाहे वो मुल्क में हो या बैरून मुल्क हो और जिनकी अनडिक्लेयर्ड, ये नहीं कह रहे कि ये लूट मार का पैसा, ये चोरी का पैसा, ये टैक्स एवेजन है, जो अनडिक्लेयर्ड इनकम है, जो एसेट्स हैं, उनको इस वक्त सिस्टम में लेकर आने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अशफाक तोला साहब के जो रिजर्वेशन है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान स्टूडियो में हमारे साथ मेमन साहब रहे। नाज़रीन, देखना यह है
कि ये इस तरह से पाकिस्तान को सर्व करती है। और जिन इश्यूज की तरफ अभी भी जो है इशारा किया जा रहा है, एफबीआर और स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान केयरटेकर गवर्नमेंट जो है उसको किस तरीके से रिजॉल्व करती है, जो हासिल होना चाहिए इस स्कीम का वो यही कि आपके मुल्क की जो पैरेलल मईशत है वो आपके सिस्टम में आ जाए और एक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।